And in this file system that Windows NT operating system uses for storing and retrieving the files from the hard disk and the solid state drives. And the NTFS file system having the higher disk utilization and the managed disk space for the more efficiently, because that particular window NT used for the Windows operating system with the server position. जब भी आप यूनिक्स लाइनक्स नहीं जानते तो उस टाइम के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंटी को आप सर्वर में डाल के एक सर्वर यूटिलाइजेशन में ला सकते हो, क्योंकि इसका जो NTFS का फाइल सिस्टम 1993 में ही आ गया था, बिकॉज ऑफ कि इससे पहले जो इंडिविजुअल फाइल्स होती थी वो FAT32 फाइल सिस्टम भी थी, जिसमें सिर्फ 4 GB का डाटा स्टोर हो सकता था, उससे ज़्यादा नहीं। बट NTFS ने दो ऑपरेशन परफॉर्म करवाए ज़्यादा FAT32 से, कि उसने रीड और राइट दोनों स्पीड दे दी, अकेली सिर्फ रीड का कंटेंट नहीं दिया कि इन फ्यूचर अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेशन करे तो उसे राइट का कंटेंट भी चाहिए होगा। So it was actually introduced a replacement for the FAT file system and the most widely used full information under the every operating system. So there are 4 versions of the Windows operating system that were released with the naming, that is the Windows NT. After that आया था Windows NT 4.0, then Windows NT आई Windows 2000, Windows XP के जो वर्जन आए उसके बाद में विंडोज NT का अपना कोई पार्ट नहीं आया, लेकिन उसने एक वर्जन निकाले 2000 और XP, जिसमें 4 वर्जन्स में नेम दिए गए उसको। विंडोज NT 3.1 जो हमने अभी देखी जुलाई 1993 में आई, जिसमें एक दो तरह की विंडोज एप्रोप्रिएट एंटर की गई थी, एक थी आपके वर्क स्टेशन के लिए, एक आपके एडवांस सर्वर के लिए। देखिए वर्क स्टेशन और सर्वर बार बार वर्ड यूज होना है, क्योंकि ये विंडो NT नेटवर्किंग में वहाँ यूज होती है जहाँ आपको यूनिक्स लाइनक्स की नॉलेज नहीं होती। तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स हम उनको बोलते हैं जो हाई परफॉर्मेंस प्रिसीजन पावर दें, या वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स उनको भी बोला जाता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है मोस्ट डिमांडिंग टेक्निकली कंप्यूटिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर चल रही हो, मीन्स कि उसको कंसिडर करते हैं ना, उसकी कैपेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, डेटा इंटीग्रिटी, स्केलेबिलिटी, एक्सपेंडेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग चल रही होती है। और जब हम एडवांस सर्वर की बात करते हैं तो एडवांस सर्वर में वर्क स्टेशन में हो सकता है कि आपका पार्ट प्ले माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अलावा कोई और भी कर रहा हो। तो विंडो जो एडवांस सर्वर कहता है, एडवांस सर्वर कहता है कि मेरे पार्ट के अंदर आपने जो टेक्नोलॉजी वन टाइम डाली है आप सिर्फ उसको ही चला सकते हो, जैसे कोई अपडेशंस आनी है तो उसके अकॉर्डिंग टू आनी है। तो एडवांस सर्वर वो हो गया वर्क स्टेशन जिसपे सारा डेटा है। क्लाइंट का सर्वर एडवांस सर्वर में भी आ सकता है सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो विंडो NT प्लेटफॉर्म देगी ये जब 1994 में जब दिया तो विंडोज NT का नया वर्जन आया 3.5। आफ्टर दैट 1995 में रिलीज हुआ 3.51 एंड in the 1996 4.0. These particular questions related with the Viva questions also and for the MCQs questions also. So the practical performing level is not available. If it is not available in your class, then it's okay, no issues about that, because at every notes MCQs will be issued, MCQs was discussed and all the options are there. Kindly review all the videos properly and you will fetch definitely the good grabbing knowledge for your practical exams. सो द विंडोज NT एडिशंस जो वर्क स्टेशन एंड सर्वर का आया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तरह के एडिशन ने एंट्री ली, जिसमें हमने बात की है एक वर्क स्टेशन, अब ये इसका लोगो है। अगर वर्क स्टेशन है तो उसका ये लोगो होगा, अगर वो सर्वर पे चल रहा है तो उसका ये लोगो होगा। अब नॉर्मली ये वाला विंडो का लोगो होता है जो विंडोज 2000 XP बाद में रिलीज की गई, वो इस लोगो के साथ की गई थी। जो आज भी आप विंडोज चला रहे हो 7, 8, 9 कोई भी 10, 11 भी चला रहे होगे तब भी यही आपको लोगो मिलेगा। NTFS फाइल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा रिकवरी होती है इसमें, क्योंकि डिस्क का जो मेजर कंफर्मेशन है हार्ड डिस्क की, क्योंकि इसने डेटा जब रिट्रीव भी करना है और एक्सेप्ट भी करना है, देना भी है, लेना भी है, तो हार्ड डिस्क के भी साथ डील करती है। तो मोस्ट सिक्योरिटी ऑपरेशन इसमें चलते हैं, क्योंकि इनकोडिंग का भी पार्ट अगर प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल कर रही होती है तो बिकॉज ऑफ कहीं ना कहीं सर्वर कंडीशंस आपके साथ चल रही हैं, तो प्रेजेंटेशन लेयर डाटा लिंक लेयर से डाटा लेके फिर जब लेती है नेटवर्क लेयर, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन लेयर, सेशन लेयर और फिर प्रेजेंटेशन की टर्न आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं सर्वर कंडीशन पे एंट्री हो चुकी होती है तो लेती है। आगे आती है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर,
जो कि इसका फीचर है कि ये हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि इसका काम ही जब सर्वर कंडीशन का है तो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर से यूज़ करनी इसकी एक मैंडेटरी पार्ट बन जाता है। कि अगर आपने सर्वर कंडीशन पे डेटा लेके आना है तो डेफिनेटली है कि आपका डेटा जो है वहाँ पे हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर होगा। तो जितने आप वहाँ पे पर्टिकुलरली एंट्री देते जाओगे अगर मल्टीपल हार्डवेयर्स की भी सर्वर के ऊपर, तो वो कोई भी विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। और वो जो है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोग्रामिंग टेक्निक को अलाउ करेगी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को टू इंटरैक्ट विद योर हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द जनरल एब्स्ट्रैक्ट लेवल, लाइक कोई भी आपने हार्डवेयर जो ज़्यादा लगा रखे हैं, कोई डिटेल्ड हार्डवेयर है, तो उसमें भी उसकी एंट्री वो करवा देती है। सो HAL अगर फुल फॉर्म पूछी जाए, HAL इज़ द हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कर्नल होता है, जिसके डिवाइस ड्राइवर जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारी फाइल संभाल के रखता है, तो कर्नल के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन में एंट्री होती है। कर्नल एक्चुअली में होता क्या है कंप्यूटर का, कर्नल इज दैट पर्टिकुलर पार्ट जो प्रोग्राम होगा, मीन्स द कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम on that particular core of a computer operating system that generally has complete control over everything in the device. In the portion of the operating system code that is always there is the resident memory ना, unlike a cache memory or another memory. So facilitate जब करनी है interaction between the hardware and software component के, तो kernel ने help करनी है operating system की hardware abstraction layer के साथ। जो एप्लीकेशंस आप तक पहुंचेगी वो थ्रू आउट कर्नल होके पहुंचेगी। CPU की कोई भी कमांड है, मेमोरी की कोई भी कमांड है, डिवाइस ड्राइवर का कोई भी पार्ट है, तो वो हैंडलिंग कर्नल से होगी। तो कर्नल को नॉर्मली जैसे आप बॉडी में आपके हार्ट है, उसका काम है कि ब्लड को सर्कुलेट करना, आपकी बॉडी को प्रॉपरली पंपिंग देना, तो इसको भी हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ इंटरफेस जो देना है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, वो थ्रू आउट सिस्टम कोर जिसको हम बोलते हैं, कर्नल का दूसरा वर्ड भी बोल सकते हो, सिस्टम कोर ये इंश्योर करता है कि सारे आपके प्रोग्राम जो है वो पर्टिकुलरली स्मूथली रनिंग होते जाए और आपको कोई इश्यूज ना आए। आगे इसका जो फीचर है बहुत ही अच्छा फीचर है कि प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग की बात करता है। मल्टीटास्किंग की हम बात करते हैं कि जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को सेम टाइम पे परफॉर्म करते हैं, बट प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो जिसमें कोई इंटरप्ट आ गया है, उस टाइम पे प्री एम्प्टिव मल्टीटास्किंग ऑन होती है। That particular preemptive multitasking involves the use of an interrupt mechanism which suspends the currently executing process and invokes a scheduler to determine which process should execute next. Means अगर लाइन में नेटवर्किंग में आपके पास ज़्यादा प्रोसेसेस लग गए हैं, तो उस टाइम पे अगर इंटरप्ट बार बार आ रहा है तो वो उसे पहले वाले को डेफिनेटली करेगी कि एंट्री दे देगी एक बेटरमेंट पे, और प्रीएम्प्टिव फोर्स करेगी कि शेयर करो प्रोसेसर्स। आपने शेयर नहीं करने हैं तो अभी आपका टाइम नहीं है, वेटिंग मोड में हो तो नहीं शेयर करने देगी, नहीं हो तो ऑटोमेटिकली अपना काम करना भी शुरू कर देगी, रिसोर्सेज देने शुरू कर देगी। रिमोटली एसेस इसलिए है क्योंकि सर्वर कंडीशन पे है, तो इसको हम रिमोटली एसेस लैंग्वेज या एंटी सर्वर कंडीशन भी बोल देते हैं। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ द विंडो एंटी। सो देयर आर टू consisting of the two layers, that is the user mode, and this is the kernel mode. कर्नल की हमने अभी बात की कि वो हार्डवेयर के साथ हमेशा इंटरेक्ट करता है, और हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर हमने अभी पढ़ी है कि क्या होती है। अब देखो कि कर्नल मोड जो है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के साथ जैसे वर्किंग करेगा, तो कर्नल के जो मोड ड्राइवर्स होंगे वो उसकी कैपेबिलिटी माइक्रो कर्नल के साथ भी डील करेंगे। माइक्रो कर्नल होता है जो छोटे छोटे पार्ट्स, उसके छोटे छोटे जो भी पार्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पार्ट में अंदर है, मींस क्लासिफिकेशन में जो मैनेज करते हैं सारे सिस्टम रिसोर्सेज, बट जो माइक्रो कर्नल ने रिसोर्सेज को देना है, जैसे CPU मेमोरी का कोई पार्ट है तो उसको लेना है। उसके बाद जब कर्नल एग्जीक्यूटिव पार्ट पे एंटर करता है कि आपके पार्ट में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो एग्जीक्यूशन चलानी है वो CPU की अपने मोड के ऊपर चलानी है, तो पहले वो यूज़र को देने से पहले हमेशा एग्जीक्यूटिव सर्विसेज में ये चेक करेगा कि आपकी इनपुट आउटपुट सर्विसेज ठीक चल रही हैं, या फिर कोई पॉइंट आपने ऐसा लिया हुआ है जो
आप ले रहे हो इसमें पॉइंट मल्टीपल पार्ट के अंदर, तो वो पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, और जब आपके पार्ट पे ये प्ले होगा तो फिर डिफरेंट तरह से। और जब ये अपने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आईपीसी, पीएनपी, पावर, जीडीआई मींस सारे एग्जीक्यूटिव सॉफ्टवेयर को देखेगा कि वेरीफाइड है, फिर वो यूजर के मोड को एंट्री देगा ऑन द सर्वर पोजीशन एंड ऑन द वर्कस्टेशन पोजीशन। अब ये जो इसका आईओ है दैट इज द सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर, नेक्स्ट वन इज द आईपीसी मैनेजर, एंड द फोर्थ वन इज द वर्चुअल मेमोरी जो आप यूज करते हो, प्रोसेस के मैनेजर यूज करते हो, पीएनपी का जो पार्ट यूज करते हो, पावर मैनेजर यूज करते हो, विंडो मैनेजर एंड द जीडी। यूजर मोड की इंटरेक्शन से पहले अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव सर्विस भी है। एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्जीक्यूटिव इंटरफेसेस के लिए यूज होती है जब सारे सिस्टम जो यूजर हैं वो मोड सब सिस्टम में यूज कर रहे हैं, जैसे इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट को वो यूज करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर को, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं। इसी वजह से आपको एक पार्ट दिख रहा है कि कर्नल का जो एरिया है वो सेंटर फॉरवर्ड एरिया है, जो कि सेंटर फॉरवर्ड एरिया में वो इन बिटवीन है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर के और एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के बीच में। जब एग्जीक्यूटिव सर्विसेज मल्टी प्रोसेसर सिंक्रोनाइजेशन को चलाएंगी, जिसमें हम इंटरप्ट शेड्यूलिंग की भी बात करते हैं, डिस्पैचिंग की भी बात करते हैं, और कर्नल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं कि जो इसने जो इतने फंक्शंस सेंटर फॉरवर्ड दे रखे हैं वो उसके डिवाइस ड्राइवर्स को बूट अप करने के लिए होते हैं, जिसको उसने 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है। जो डिवाइडर्स होंगे इसमें वो है अब विंडोज 32 पॉजिक्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 2 जो इन्वायरमेंटल सब सिस्टम्स में एंट्री करेगा, जिसमें कि विंडोज ड्राइवर मोड में WDM की बात की जा रही है बार बार आपके सामने। उसके बाद हाईएस्ट लेवल ड्राइवर्स होते हैं, इंटरमीडिएटर लेवल्स भी होते हैं और लो लेवल भी होते हैं। अब इंटरमीडिएटर भी आप कोई ना कोई चूज करोगे, जो क्लाइंट मशीन होगी तो इंटरमीडिएटर पे होगी, अब जो सर्वर मशीन होगी तो डेफिनेटली एक हायर लेवल के ऊपर वर्किंग करेगी। जैसे लोएस्ट लेवल ड्राइवर्स की जो लीकेसी थी जो विंडोज एंटी डिवाइस ड्राइवर्स के साथ थी, वो कंट्रोलिंग के लिए थी कि प्लग एंड प्ले की जो फैसिलिटी देनी है, पीएनपी मैनेजर जो होता है ना वो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी है कि हार्डवेयर को उसने देनी होती है, तो उसकी एंट्री होती है। इसके बाद अगर हम प्रोग्राम और सब सिस्टम्स की बात करते हैं, जो इसने बार बार कह रखी है कि वो करता है, पावर प्लगइन जीडीआई को देता है, तो उसमें वो प्रोग्राम और सब सिस्टम को इन द यूजर मोड में लिमिटेड टर्म्स में यूज करता है, जिसमें उसने रिसोर्सेज लेने कर्नल मोड से हैं फॉर द वर्कस्टेशन सर्विसेज के लिए या सिक्योरिटी के लिए, और पास ऑन करने हैं फिर उसको जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। इफ इट इज द 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देगा। अगर आप उसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप जो है वो नेक्स्ट हम देख रहे हैं पॉजिक्स यूज कर रहे हो, तो फिर वो आपको पॉजिक्स के हिसाब से देगा। अब बात करते हैं पॉजिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। पॉजिक्स मींस पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द पॉजिक्स, पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। दिस इज द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस करता है बेस्ड ऑन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूनिक्स का कोई पार्ट चल रहा है तो पॉजिक्स उसके साथ चलेगा। अगर आपका वैसे चल रहा है तो पॉजिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हो तो विंडोज 32 के साथ ही चल पड़ेगा। यूनिक्स है तो पॉजिक्स के साथ चलेगा। अब बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टू ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब उसका जो पार्ट होता है वो कोई अलग से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराता। दिस इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजेज इसकी है यहाँ पे कि ये रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है ओल्डर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि अगर आपने कोई पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया हुआ है, अगर वही एक चल रहा है, जैसे डॉस हमने देखी थी कि वो कमांड यूजर इंटरफेस है, अगर वही चल रही है तो उसको आप कंबाइन करोगे विद द न्यू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ, जैसे आपने देखा था मेरे सिस्टम में विंडोज प्लगइन और डॉस का प्लगइन, तो उन दोनों में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टू कंबाइन चल रहा होता है, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी देता है मेन फ्रेम को कि आप दो दो ऑपरेटिंग सिस्टम को एट अ टाइम यूज कर सकते हो। तो ये हमारा आर्किटेक्चर का एक पार्ट आपको ध्यान से समझ आ गया होगा कि हार्डवेयर के बाद कर्नल मोड है, कर्नल मोड के बाद जो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर वर्किंग करेगी वो सेंटर फॉरवर्ड में करेगी विद द एग्जीक्यूटेबल सर्विसेज, एंड द यूजर मोड में ये चेक किया जाएगा कि आप किस टाइप के वर्क के अंदर काम कर रहे हो। तो जो हमारे विंडोज एंटी के सर्वर की पोजीशन आई थी वो 2003 में भी आ चुकी है एक, जिसमें हम
इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट पैकेट्स की भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बाद में हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स आ गए थे विंडोज़ XP 2000, और अब जो 789 है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय 2 का इंटरफेस भी है और सिंगल का इंटरफेस भी है। आर्किटेक्चर में हमने अभी देखा ही है कि यूज़र और कर्नल मोड जो होते हैं प्रोग्राम सब सिस्टम्स के साथ वर्क करते हैं, और ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। आप इसको दोबारा रीड करोगे तो आर्किटेक्चर और अच्छे से भी समझ आएगा। ये एग्जीक्यूटिव इंटरफेस की बात हो रही है कि यूजर मोड सब सिस्टम्स यूज हो रहे हैं जो हमने अभी देखे हैं, आईओ, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी का, प्रोसेस का, मेन फ्रेम का, मल्टी प्रोसेसर का, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो यूजर मोड में हमने अभी डिटेल में पढ़ा है कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बाय 2 है, वो कमांड यूजर इंटरफेस पे है, आपका विंडोज 32 इन्वायरमेंटल बेस पे नहीं है, अगर वो डॉस के साथ चल रहा है, डॉस होती है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में, तो उसको आप एड्रेस स्पेस से एंट्री दिलवा सकते हो विद द सर्वर पोजीशन। सर्वर पोजीशन के लिए ये पूरा एलेबोरेशन आपको एक नोट्स की हेल्प में दिया गया है, ताकि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ के भी, अगर इन फ्यूचर आपको एग्जाम्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आर्किटेक्चर ऑफ द विंडोज एंटी एक्सप्लेन किया जाए, तो आपको ये सारी मोड्स का एक्सप्लेनेशन थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा। तो ये उन्हीं एक्सप्लेनेशन के ऊपर बेस्ड हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अगर आप देखोगे तो, पढ़ोगे तो अच्छे से आपको ये समझ भी आ जाएगा कि ये कंपोनेंट्स किस तरह से यूज हो रहे हैं। बात हमने सारी करी है, अब डिटेल में बात करते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजर की, कि जितनी भी रिक्वेस्ट इनपुट आउटपुट के लिए जाती है वो सारी हैंडलिंग उसके हाथ में होती है। बट जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो SRM का काम है, सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर का। पहले वो मॉनिटर करेगा कि जो प्रिविलेज के अकॉर्डिंग टू असेस किसको देना है, एंट्रीज कितनी लेनी है, डोमेन अगर बने हुए हैं, DBA की हेल्प से बने हैं तो यूजर अकाउंट कितने हैं, ग्रुप अकाउंट कितने हैं। मान लो एक क्लास है तो उसमें 2 ग्रुप्स हैं तो उसके ग्रुप अकाउंट बनेंगे। अगर सिंगल सिंगल स्टूडेंट को हम दे रहे हैं तो वो एक यूजर अकाउंट बनेगा। परमिशन ग्रांटेड कराना सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर भी चेक करेगा। IPC जो मैनेजर है, इसका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैनेजर फुल फॉर्म होती है, जो मैनेजर ने कंपोनेंट देने होते हैं एग्जीक्यूटिव सिस्टम के ऊपर, कि ये लोकल प्रोसीजर कॉल पे चल रहा है कि रिमोट प्रोसीजर कॉल के ऊपर। मतलब ये अगर सर्विस चल रही है, ये हमारे क्लाइंट के सिस्टम पे चल रही है कि वर्क स्टेशन सर्वर के सिस्टम पे चल रही है। वर्चुअल मेमोरी मैनेजर में जब विंडोज 2000 आई थी तो उसके हार्ड डिस्क में ही ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की एंट्री दे दी गई थी कि आप बताओ कि आपको प्राइमरी मेमोरी में से डेटा चाहिए या फिर सेकेंडरी मेमोरी जो आप अपनी हार्ड डिस्क यूज करते हो उसमें से चाहिए। जो प्रोसेस मैनेजर है वो डेफिनेटली काम करते हैं अपना, कि उन्होंने हैंडल भी करना है अगर थ्रेड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, मतलब प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके साथ डील भी करना है। प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी डिवाइस डिटेक्शन इंस्टॉलेशन पे टाइम होती है। जब आप बूट कर रहे हो सिस्टम को कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर, तो न्यू डिवाइसेस इजीली उसके साथ अटैच हो सके। पावर मैनेजर की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट करना है उसने पावर सेवरल डिवाइसेस को देने के लिए, अगर रिसोर्स में भी आप यूज़ कर रहे हो। कर्नल एंड कर्नल मोड ड्राइवर्स जो यूज़ हो रहे थे वो डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहे हैं हमें हर तरह का इन्वायरमेंट, कि आप सिंक्रोनाइज भी कर लो, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर लो, सिक्योरिटी भी देख लो, सस्टेनेबिलिटी भी देख लो, रिक्वायरमेंटेबिलिटी भी देख लो। डिवाइस ड्राइवर्स का अपना बूटिंग सिस्टम, जो जब वो डॉज, मतलब कि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो वो रोम टू रैम एवरी डे लोड होता है, तो उसके बैकएंड पे एक हमारा लोडर चल रहा होता है। तो ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्चुअली नेसेसरी है कर्नल का यूसेज, नॉट फॉर द यूनिक्स या लाइनिक्स, हर पार्ट पे ही यूज होना है, क्योंकि NTFS और फैट की जो हमने बात की है वीडियो में वो इसी वजह से की गई है कि दोनों इंटरमीडिएट ड्राइवर्स के साथ भी वर्क कर लेते हैं। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल्सो इंक्लूड द case study, little case study with the Windows 32 operating system by 2 and the bit operating system of the POSIX. The one video definitely will be release of the major case study of the Windows anti operating system definitely by tomorrow. So make sure you all will read and listen all the knowledge from this particular tutorial, because this is very technical knowledge for the every networking students. So if you have any type of question, kindly comment into the comment box and the reply will be given definitely within the 24 hours. Till then, take care. Thank you and God bless you.